हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं आलोक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एवाई एजुकेशन अड्डा पर। फ्रेंड्स, आज से मैं पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को डेली के डेली प्रोवाइड करूंगा। उसमें अप्रॉक्सीमेट 20 क्वेश्चन का सेट होगा एक, और इस सेट में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके चैप्टर वाइज होंगे, ना कि मिक्स में होंगे। और हम लोग सीक्वेंस वाइज में 1 बाय 1 करके पूरी की पूरी पॉलिटी को इसी तरीके से एमसीक्यूज टाइप में सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे होगा क्या कि आप लोगों ने जो भी चैप्टर पढ़ रखा होगा पहले से, आप लोग तो एक तो उसके क्वेश्चन कर पाएंगे, और इसके बाद जैसे जैसे आप लोग आगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा और आप उससे पीछे के इसके सारे सारे क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम आज से डेली आप लोगों को पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डेली एक वीडियो दिया करेंगे, और इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे फ्रेंड्स, आप मेरे पे बिलीव करिएगा, 100% मैं श्योर हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आपने अगर कोई एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने देखा होगा कि पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अब वो टाइम नहीं है कि कोई सा भी ऐसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि राज्यपाल की जो निर्वाचन का उम्र है वो क्या है। तो सर, ये सब क्वेश्चन अब एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, वो टाइम चला गया फ्रेंड्स। अब रटने वाले क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये सब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छे तरीके से आप लोगों ने अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमसे कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से चीज़ें दो सामने निकल के आती हैं कि एक तो हमसे कहेगा कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, और एक ये कहेगा कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान। तो अगर हमसे कहेगा कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है तो वो भारत का होगा, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और अगर हमसे सिर्फ इतना पूछता कि बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, सिर्फ यही कहता कि सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो वो ब्रिटेन का हो जाता। कहाँ का हो जाता? ब्रिटेन का हो जाता। तो फ्रेंड्स, जो ब्रिटेन का संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लेकिन भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दोनों ही बातों में डिफरेंस है, आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है तो मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ब्रिटेन का संविधान है ये पूरा का पूरा संविधान जो है वो अलिखित है, लेकिन इसमें एक पार्ट जो है वो लिखित है, और वो पार्ट है जो ब्रिटेन का पीएम था उस समय का किंग जॉन। उस किंग जॉन ने अपने नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए थे। उन मौलिक अधिकार को ही उस किंग जॉन ने लिखवा के रखा था, उनको ही हम लोग क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा बोलते हैं। जो इसने मौलिक अधिकार अपने यहाँ के नागरिकों के लिए लिखवाए थे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा बोलते हैं। और वही मैग्ना कार्टा जो है, पूरा का पूरा मैग्ना कार्टा जो है वो लिखित है सिर्फ, बाकी का पूरा संविधान अलिखित है। तो इतना याद रखिएगा, ज़्यादा इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि जो ब्रिटेन का पूरा का ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें से सिर्फ मैग्ना कार्टा जो है वही उसका लिखित संविधान है, बाकी का पूरा अलिखित है। अब इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि विश्व का सबसे पुराना संविधान किस देश का है। विश्व का सबसे पुराना संविधान, विश्व का सबसे पुराना संविधान हमसे पूछा गया। इसका जो पुराना संविधान है फ्रेंड्स वो हो जाएगा यूएसए का, यानी कि अमेरिका का जो संविधान है वो विश्व का सबसे पुराना संविधान है। और फ्रेंड्स बता दूं मैं कि जो अमेरिका का संविधान है वो बनकर के तैयार हुआ था, यानी कि जो अप्रूव हुआ था वो हुआ था 17 सितंबर 1787 को। 17 सितंबर 1787 को 17 सितंबर 1787 को अप्रूव हुआ था, और ये लागू कर दिया गया था 21 जून 1788 को। कब लागू किया गया था? 21 जून 1788 को ये लागू कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स, सबसे पुराना संविधान अगर कहेगा तो वो अमेरिका का है।
तो आप लोगों को यहाँ से याद रखना है कि जो विश्व का सबसे पुराना संविधान है वो अमेरिका का है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में दिया नीदरलैंड। तो फ्रेंड जो नीदरलैंड का संविधान है ये यूरोप का सबसे पुराना संविधान है। ये यूरोप का सबसे पुराना संविधान है। आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में अगर हमसे पूछे कि बताइए यूरोप का सबसे पुराना संविधान किस देश का है, तो वो यूरोप में जो नीदरलैंड देश है वो उसका संविधान जो है वो सबसे पुराना है। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र किस देश का है। तो कहने का मतलब जो लोकतंत्र है, चूँकि लोकतंत्र आप लोग जानते होंगे, वो लोकतंत्र वह व्यवस्था होती है जहाँ पर उस देश के लोगों का शासन चलता है। तो ऐसा कौन सा देश है जिसका लोकतंत्र सबसे बड़ा है, तो वो इसका आंसर हो जाएगा भारत। मतलब अपना देश जो है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अपना देश भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। फ्रेंड्स सबसे बड़ा लोकतंत्र की बात आई तो भारत हुआ। अगर यहीं पर हमसे पूछना कि सबसे छोटा लोकतंत्र किस देश का है, तो जो सबसे छोटा लोकतंत्र है वो है नौरू का। एक देश पड़ता है जिसका नाम है नौरू। तो उस नौरू का ही संविधान जो है वो सबसे छोटा है। नौरू देश का संविधान सबसे छोटा संविधान है। सॉरी, संविधान नहीं, लोकतंत्र, सॉरी। जो विश्व का सबसे छोटा लोकतंत्र है वो नौरू का है। फ्रेंड्स अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है तो फ्रेंड्स 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। अब 26 नवंबर को ये क्यों मनाया जाता है? उसका रीज़न ये है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वह 26 नवंबर को ही बन कर के तैयार हुआ था। 26 नवंबर को बन के तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। इसीलिए हम लोग उस दिन 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ से एक क्वेश्चन हमारा पहले ही क्लियर हो रहा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में हुई थी। तो हमसे पूछ रहा है कि यहाँ से जो ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन किंग जॉन, और बी ऑप्शन में जॉर्ज वाइट दिया है, सी ऑप्शन जॉन वॉट्स दिया है, और डी ऑप्शन दिया बोथ बी एंड सी। मतलब दोनों ऑप्शन सही हैं, बी और सी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी जो स्थापना थी वो 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत जॉर्ज वाइट और जॉन वॉट्स के द्वारा इंग्लैंड में की गई थी। तो ये याद रखिएगा आप लोग, 1600 के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 1726 के चार्टर एक्ट के तहत निम्न में से किस प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई थी। तो ए ऑप्शन दिया है कलकत्ता, बी ऑप्शन दिया है मद्रास, और सी ऑप्शन दिया है मुंबई। तो फ्रेंड्स इसमें जो कलकत्ता, मद्रास और बम्बई है, ये तीनों ही प्रेसिडेंसी अंग्रेज़ों के द्वारा 1726 के चार्टर एक्ट के तहत स्थापित की गई थी। और इनके साथ साथ ही यहाँ पर इसमें नगर निगम की भी स्थापना की गई थी। इन प्रेसिडेंसीज में इसी के साथ साथ में नगर निगम की भी स्थापना की गई थी। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सन 1765 टू 1772, मतलब 1765 से 1772 तक बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लगाया गया। तो फ्रेंड्स द्वैध शासन, जिसको इंग्लिश में डायरकी बोलते हैं, तो डायरकी जो था वो बंगाल में 1765 से लेकर के 1772 तक जो था ये किसके द्वारा लगाया गया। तो ये लगाया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। किसके द्वारा लगाया गया? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। फ्रेंड्स ये जो 7 साल का पीरियड है, इसी पीरियड को भारत की लूट बोला जाता है। इतिहासकारों ने इसी पीरियड को भारत की लूट बोला है। तो इस जो 7 साल का ये पीरियड है, इसमें हुआ क्या है कि जो भी बंगाल का सारा धन था, वो पूरा का पूरा धन डायरकी के द्वारा इंग्लैंड के जो लोग थे, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने पूरा का पूरा धन हड़प करके वो कहीं ना कहीं ब्रिटेन भेजा जाने लगा। तो इसी से पूरी तरीके से
जो बंगाल था वो फाइनेंशियली बहुत वीक हो गया था, तो इसी को ही कहा गया था कि जो भारत की लूट है वो 1765 से लेकर के 1772 तक के टाइम पीरियड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय में भेजा गया था। फ्रेंड्स इसमें हमसे बोल रहा है कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो वह जब ये पास हुआ तो उस समय ब्रिटेन का पीएम कौन था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था उसमें। तो ए ऑप्शन दिया लॉर्ड नॉर्थ, बी ऑप्शन किंग जॉन, और सी ऑप्शन दिया क्वीन एलिजाबेथ, और डी ऑप्शन दिया नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड नॉर्थ जो था, लॉर्ड नॉर्थ के टाइम पर ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो पास हुआ था। तो फ्रेंड्स रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ। तो जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में भेजा गया था, तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो था वो था लॉर्ड नॉर्थ, और ये रेगुलेटिंग एक्ट गुप्त समिति के तहत भारत में भेजा गया था। और इसके तहत जो काम किए गए थे वो काम मुख्यतः ये था कि बंगाल का जो गवर्नर था उसे अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं बंगाल का जो गवर्नर था अब उसकी पावर जो है वो और बढ़ जाएगी। तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है अब वो जो गवर्नर है वो अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगेगा। तो सबसे पहला काम तो इसके तहत ये किया गया था। और इसके बाद इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सन 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, वो की गई थी 1773 के ही रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कहने का मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कलकत्ता में पहली सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत में की गई थी। तो ये कुछ, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये भी बनता है कि क्वेश्चन हालांकि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी एक्ट के तहत जितने भी भारत में सरकारी कर्मचारी थे, चाहे वो इंडियंस हो या ब्रिटिशर्स हों, सभी के ऊपर ये बैन कर दिया गया था, ये प्रतिबंध लगा दिया गया था कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी प्रकार का उपहार नहीं ले सकता है। उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था कि कोई सा भी सरकारी कर्मचारी किसी भी लोकल पर्सन से या किसी भी सिविलियंस से वह कोई उपहार नहीं ले सकता, कोई गिफ्ट नहीं ले सकता, उस पर टोटली बैन कर दिया गया था। तो चूंकि ये हो सकता है कि कोई रिश्वत के तौर पर उसको कोई गिफ्ट दे दे और आगे जो उसकी मंशा हो वो कुछ भी हो सकता था फ्रेंड्स, इसलिए वहाँ पर जो गिफ्ट था वो बैन कर दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, 9 क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर और प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो फ्रेंड्स अभी हमने बताया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर था वह अब गवर्नर जनरल कहलाने लगेगा। तो जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वो था वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा फ्रेंड्स, 10th क्वेश्चन कह रहा है कि कलकत्ता में 1774 में स्थापित सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था। तो अभी मैंने बताया कि जो 1774 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, और उस सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश हमसे पूछा गया था। वो मुख्य न्यायाधीश जो था वो था लॉर्ड एलिजा इम्पे। कौन था? लॉर्ड एलिजा इम्पे। और फ्रेंड्स ये भी बता दूं कि लॉर्ड एलिजा इम्पे के अलावा 3 जज और भी नियुक्त किए गए थे इसी के साथ साथ में। वो 3 जज थे, पहला था लॉर्ड हाइड, दूसरा लॉर्ड चैम्बर्स और तीसरा लॉर्ड लिवेंस्टर। तो ये 3 जज जो थे, ये 3 जज इसके साथ में भी नियुक्त किए गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए फ्रेंड्स, 11 कह रहा है कि किस एक्ट के तहत प्रशासनिक कार्य और व्यापारिक कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अलग अलग कर दिए गए थे। तो कहने का मतलब था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे गलत कार्य किए गए होंगे इसके द्वारा, या ऐसे कदम उठाए गए होंगे जिनके द्वारा ब्रिटिश सरकार को ऐसा लगा होगा कि हमें अब इससे कुछ अधिकार को छीन लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स वही हुआ था।
जो ब्रिटिश सरकार थी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी से लगभग सारे के सारे अधिकार छीन लिए थे। उनमें से कुछ अधिकार थे कि जो व्यापारिक और प्रशासनिक कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी से अलग अलग कर दिए गए थे। उनमें से तो ये किस एक्ट के तहत किया गया था, हमें क्वेश्चन मेरा ये है कि किस एक्ट के तहत प्रशासनिक और व्यापारिक कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी से अलग अलग कर दिए गए थे। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1784। कहने का मतलब जो ऑप्शन ए होगा ये सही आंसर होगा। जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, इस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रशासनिक और व्यापारिक कार्य था वो अलग अलग कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1793 के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने और अधिक वर्षों का व्यापारिक अधिकार दिया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ से 1793 में एक चार्टर एक्ट पारित किया गया ब्रिटेन से, और उस चार्टर एक्ट में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको 20 और अधिक वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त कर दिया गया कि अभी वो भारत में 20 वर्षों तक और व्यापार कर सकती है। तो ये काम था 1793 के चार्टर एक्ट का। और फ्रेंड इसी चार्टर एक्ट में एक और इम्पोर्टेंट वर्क जो था वो ये किया गया था कि इससे चूँकि अब इस समय 1793 में जो बंगाल का गवर्नर था वो अब गवर्नर जनरल, जो कि पहले ही 1773 के चार्टर रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। तो अब यहाँ से इस 1793 के चार्टर एक्ट में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको बंगाल की सेना का प्रमुख भी घोषित कर दिया गया कि यही अब यहाँ की सेना का भी प्रमुख होगा। वैसे सेना प्रमुख दूसरा होता था, लेकिन अब यहाँ से क्या हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वही सेना का प्रमुख भी होगा, मतलब वही सेना प्रमुख भी होगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे अबाउट टू द 1793 चार्टर एक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा इंडियन सिविल सर्विसेज इसकी स्थापना कब हुई। तो इंडियन सिविल सर्विसेज की स्थापना जो थी वो 1793 के चार्टर एक्ट के तहत ही की गई थी। 1793 के चार्टर एक्ट के ही तहत इंडियन सिविल सर्विसेज की स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स आप लोग जब और कोई बुक देखिएगा तो उसमें कहीं ना कहीं आपको इसके बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर ये है कि सबसे पहले इंडियन सिविल सर्विस की स्थापना 1793 में की गई थी। और आप सब लोग ये बात जानते होंगे कि सबसे पहले जो ICS था, यानी कि जो ICS थी, इसकी जो एग्ज़ाम्स होते थे वो सबसे पहले लंदन में करवाए जाते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों का ये एक प्रोपोगेंडा था कि अगर हम लोग इसका एग्ज़ाम इंग्लैंड में, ब्रिटेन में कंडक्ट कराएंगे तो बहुत ही कम ही भारतीय इसमें शामिल होंगे, और जिससे अगर कम भारतीय एग्ज़ाम देने आएंगे तो बहुत कम अधिकारी रेंज में पहुंचेंगे। तो यही उनकी एक साजिश थी ये इंग्लैंड में इसका एग्ज़ाम करवाने की। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि इंडियन सिविल सर्विसेज का फादर निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो भारत में जो इंडियन सिविल सर्विसेज थी इसका फादर किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सर्विसेज का फादर कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को इंडियन सिविल सर्विसेज का फादर कहा जाता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, 15 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि प्रथम भारतीय ICS अधिकारी कौन थे। जो सबसे पहले इंडियन सिविल सर्विसेज ऑफिसर थे इंडियन मूल के, वो कौन थे। वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन थे फ्रेंड्स? सत्येंद्र नाथ टैगोर। अभी सत्येंद्र नाथ टैगोर कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे ये रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। रविंद्रनाथ टैगोर के ही बड़े भाई थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। फ्रेंड्स ये सबसे पहले ICS ऑफिसर थे। लेकिन अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि सबसे पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ICS का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया तो वो थे सत्येंद्र नाथ बनर्जी। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि हम लोग कई सारे एग्ज़ाम्स देते हैं और कहीं हमारा फाइनल सिलेक्शन होता है, कहीं नहीं हो पाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसने एग्ज़ाम क्वालिफाई ना किया हो। तो सेम कंडीशन रही होगी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ में भी। तो इन्होंने एग्ज़ाम तो क्वालिफाई किया लेकिन फाइनल सिलेक्शन इनका नहीं हुआ। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी उनके साथ में। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं फ्रेंड्स। 16 नंबर कह रहा है कि
1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के वो कौन से 2 व्यापारिक अधिकार थे जो नहीं छीने गए थे। तो अभी मैंने पीछे आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि कुछ इनके जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके कुछ ऐसे वर्क रहे होंगे जिससे जो ब्रिटिश सरकार थी या ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वो कहीं ना कहीं नाराज़ हुई होगी, तो जिससे इसके जो व्यापारिक अधिकार थे वो छीन लिए गए थे। सिर्फ 2 ही व्यापारिक अधिकार इसको प्रदान किए गए थे। तो वो दोनों कौन से थे? तो उसका ऑप्शन दिया है पहला कि चाय का व्यापार और चीन के साथ इसका व्यापार, सी ऑप्शन दिया ए व बी दोनों, और डी ऑप्शन दिया नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। इसमें क्या कह रहा है कि जो 1813 का चार्टर एक्ट था, इस चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय का व्यापार और इसका चीन के साथ में व्यापार, ये 2 इसके जो व्यापारिक अधिकार थे ये 2 नहीं छीने गए थे। इसके अलावा सारे के सारे उसके व्यापारिक एकाधिकार छीन लिए गए थे। तो ये था इम्पोर्टेंट पॉइंट इस 1813 का चार्टर ऑफ 1813 के चार्टर एक्ट के तहत जो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था। फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बीओसी का मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसकी स्थापना की गई थी, जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी। फ्रेंड्स कभी कभी एग्जाम में ये चीज़ पूछ लेता है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी उसमें सबसे पहले सदस्यों की संख्या कितनी थी और उसमें जो सदस्य थे वो भारतीय थे या ब्रिटिशर्स थे। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जो बीओसी था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसका जो स्थापना की गई थी वो सिंपली राजनीतिक नियंत्रण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। राजनीतिक नियंत्रण के लिए इसकी स्थापना की गई थी और इसमें जो सदस्य संख्या थी वो थी 6। कहने का मतलब इसमें 6 सदस्य थे टोटल, और ये सारे के सारे 6 सदस्य थे ब्रिटिशर्स थे जो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा अपॉइंट किए गए होंगे। तो फ्रेंड्स ये थे 17 क्वेश्चन अभी हमारे चैप्टर फर्स्ट चैप्टर का। इसको टॉपिक वाइज लेके चलेंगे हम लोग। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें हमने 17 क्वेश्चन अभी डिस्कस किए हैं और यहाँ से हम लोग 1813 तक चार्टर 1813 के चार्टर एक्ट के तहत जितने भी सारे इम्पोर्टेंट बन सकते थे या इससे पहले के जो भी एक्ट थे उन सारे के सारे एक्ट से हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 1813 से आगे के चार्टर एक्ट जो भी आए और उन चार्टर एक्ट के में क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, तो इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो